हाँ तो बच्चों देखिए, आज हम केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब परमाणु संरचना। परमाणु के विषय में तो आप पहले से जानते आ रहे हैं, आपको जानकारी भी होगा कि एटम किससे कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्या है? परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये आपको मालूम है। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर एटम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एटम, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपने पिछले लेसन में आपने एटम के विषय में पढ़ा था, और उसमें आपने देखा कि डाल्टन जो डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, एटॉमिक मॉडल। और उस मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, विभाज्य नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य कण है। ठीक है, मतलब परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो डाल्टन का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत पहले की बात है। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम के विषय में या उनके स्ट्रक्चर के विषय में सर्च करना शुरू किया, तो ये पाया गया कि एटम जो है विभाज्य है। ठीक है, वो अविभाज्य नहीं है। सूक्ष्म कण तो है, लेकिन उससे हम विभाजित कर सकते हैं। और बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि एटम जो है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो ये एटम है, ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बाद में ये मालूम चला कि जो ये एटम है, ये 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और लास्ट में क्या, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कण भी होते हैं जो अस्थायी होते हैं, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये सब क्या है, अस्थायी कण होते हैं। तो इन्हें आप नगण्य मान सकते हैं। हमें बेसिकली इन तीनों को ही लेके चलना है, क्योंकि ये तीनों जो कण हैं ये एटम में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई पे माइनस, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, इसको P प्लस बोला जाता है, और इसको ओनली N बोलते हैं। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। P पे प्रोटॉन है, प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से आपने जो नया कॉन्सेप्ट, जब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तो ये पता चला कि परमाणु क्या है, इन 3 कणों से मिलकर बना है। ठीक है, अब आती है बात कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक है, देखो इसमें क्या है, रदरफोर्ड ने खोजकर्ता के नाम पे तो रदरफोर्ड आता है, बट अगर कहा जाए तो इसकी जो खोज की थी ना, अभी आप पढ़ेंगे प्रोटॉन के विषय में, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक 3 साइंटिस्ट थे। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनका कुछ मास भी होता है, द्रव्यमान भी इनके होते हैं।
तो द्रव्यमान की 2 यूनिट हमने यहाँ दिखाई है, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट और सेकंड ग्राम में। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना लगभग आपका शून्य होता है, जीरो, नगण्य मान सकते हो आप इसको, 0.00054 AMU या 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन दोनों का जो मास है लगभग सेम होता है। ठीक है, चाहे आप इसमें देखिए या इसमें, ये भी अप्रोक्सीमेटली इसके है, तो ये इनके मास होते हैं। उसके बाद मैंने सिंबल आपको बताया, इलेक्ट्रॉन के लिए E-, प्रोटॉन के लिए P+, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये तो इसके मौलिक कण है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके खोज के विषय में कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जो एटम होते हैं वो 3 मौलिक कण से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इनकी खोज के विषय में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, देखिए 1859 की बात है। तो 1859 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, एक कांच की नली ली। ठीक है, एक विशेष प्रकार की नली थी और कम दाब पर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.001 mm दाब पर इन्होंने क्या किया, इसमें कोई गैस रख दी। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इन्होंने। ठीक है, एक को कैथोड जो नेगेटिव प्लेट थी और प्लस वाले को एनोड नाम दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए आमने सामने इस कांच के नली के, और इस इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया, लगभग 10,000 से 30,000 विभवांतर तक। अब क्या हुआ, देखो यहां पर एक आपका क्या है, वैक्यूम पंप लगा है। वैक्यूम पंप क्या करता है, इसको निर्वात कर देता है, निर्वात करने के लिए। और ये जो पूरा एपरेटस है इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है, विसर्जन नलिका कहते हैं इसको हिंदी में। तो जब इस तरीके से इन्होंने एपरेटस को सजा दिया, ठीक है, और इसमें 10,000 से 30,000 तक का जो वोल्ट है, जब इतना हाई सोर्स का करंट इसमें फ्लो हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, देखो जब इसमें करंट प्रवाहित हुई, हाई वोल्टेज सोर्स 10 से 30,000, तो कुछ समय के बाद ये देखा गया कि इस कैथोड प्लेट से, कैथोड प्लेट के सामने वाला जो प्लेट है, कैथोड के सामने कौन सा प्लेट है, एनोड है। कैथोड के सामने वाला प्लेट कौन है, एनोड है। तो कुछ समय के बाद ये देखा, जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इसके सामने वाला जो प्लेट है इसकी दीवार पर हरे रंग का स्पॉट बनना शुरू हुआ। ठीक है, हरे रंग की ज्वाला इसमें उत्पन्न हुई इसकी दीवार पर। तो जो भी साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर, तो इन्होंने जो है ये अनुमान लगाया कि अगर कैथोड के सामने वाली प्लेट, कैथोड के सामने वाली प्लेट से, प्लेट पे क्या हो रहा है, हरे रंग का स्पॉट उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैथोड से कोई रेज आपकी निकल रही है,
इस कैथोड से कोई रेज आपकी निकल रही है जो एनोड के पीछे वाली जो दीवार है, ठीक है, इसके सामने वाली जो दीवार है उस पर क्या है, हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न हो रही है, यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है इसके सामने वाली दीवार पर। तो उसके बाद ये जो रेज थी, इन रेज का अध्ययन बाद में जे टॉमसन ने किया, ठीक है, जे टॉमसन, जूलियस प्लकर ने तो ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये जो रेज निकल रही थी इसका अध्ययन किसने किया, जे टॉमसन ने। तो जे टॉमसन ने जब इसका अध्ययन किया तो ये कहा कि जो कैथोड प्लेट से जो किरणें निकल रही है उन किरणों को इन्होंने कैथोड रेज नाम दिया, और ये कहा कि ये जो रेज है आपकी किधर की ओर जा रही है, प्लस एनोड की तरफ जा रही है ना, कैथोड से एनोड जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लस की तरफ जा रही है तो ये माइनस है, एनोड प्लेट क्या है, कैथोड प्लेट क्या है आपका माइनस है। इसका मतलब जो कैथोड रेस होती है वो क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसके बाद जब जे टॉमसन ने इन किरणों का अध्ययन किया तो इन किरणों को इन्होंने कैथोड रेस नाम दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कुछ और साइंटिस्ट है, पेरिन, क्रूक्स, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट है, पेरिन, क्रूक्स, ठीक है, और आपका ये टॉमसन, इन लोगों ने क्या किया, जब टॉमसन ने इस रेस को कैथोड रेस नाम दे दिया तो उसके बाद इन रेस का अध्ययन किया गया, ठीक है। ये जो कैथोड रेस थे इनके गुणों का अध्ययन किया कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने इनके गुणों का अध्ययन किया और कुछ कंक्लूजन निकाले, क्या कि पहला इन्होंने ये कहा कि ये जो रेज है आपकी ये सीधी रेखाओं में चलती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसके मार्ग में, ठीक है, यहाँ से कैथोड रेज आ रही है तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक कोई ठोस वस्तु रख दी, अपारदर्शी वस्तु। तो इन्होंने ये देखा कि इसका जो शैडो है ना, छाया इसका शैडो यहाँ पर पीछे बन रहा है, इसका मतलब ये जो रेज आपकी क्या है, सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद इन्होंने सेकंड कहा, ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये जो रेज है आपकी, ठीक है, इसके सामने, इसके रास्ते के सामने, ठीक है, अगर हम क्या करें, कोई एक छोटा सा कुछ भी रख दें, इसमें एक छोटा सा पहिया रख दें अगर आप, ठीक है, इस तरीके से, तो ये इसको क्या कर देता है, घुमा देता है, ठीक है, पहिए को घुमा देता है। इसका मतलब इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। और थर्ड ये कहा गया कि ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। इसका मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस था तो माइनस से कहा गया सीधे प्लस की ओर गया है ना, प्लस माइनस से प्लस की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब ये किरण आपकी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। क्या किया, जब ये निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष दिए, ठीक है, तो उसके बाद ये पता चला कि जो भी पदार्थ है, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ से समान प्रकार के कैथोड रेस निकलती है और वह कैथोड रेस समान प्रकार के ऋण आवेशित कण से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो कैथोड रेस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ऋण आवेशित कण से मिलकर बनी होती है। और इन ऋण आवेशित कण को स्टोनी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है। जो कैथोड रेस होती है, याद रखिए हमेशा, ठीक है, कैथोड रेस
आपका क्या होता है, ऋणावेशित कण से मिलकर बनी होती है और इस ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता के रूप में हमेशा जे थॉमसन का ही नाम आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता पूछा जाता है तो आप जे थॉमसन लिखेंगे, न कि स्टोनी लिखेंगे, ठीक है। स्टोनी ने उसको नाम दिया था, लेकिन वास्तव में क्या है, वो कैथोड रेज जो है आपकी, कैथोड रेज ऋणावेशित कण से मिलकर बना है, तो उसी ऋणावेशित कण को ही तो हम कह रहे हैं, मतलब कैथोड रेज जिस कण से मिलकर बना है उसी को तो हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ना। तो याद रखें आप इसको, ऋणावेशित कण जो है वही आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हो गया, अब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, ठीक है। और इसका मास हो गया कितना है, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज आपने कैसे करनी है, ठीक है, इसके विषय में पढ़ेंगे आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे और सन 1886 की बात है, ठीक है। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे। तो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रैक्टिकल था वो किसने किया था, जूलियस प्लकर ने किया था। तो उसी प्रकार से 1886 में गोल्डस्टीन ने एक प्रैक्टिकल किया, सेम जिस प्रकार से जूलियस प्लकर ने किया था। इन्होंने भी क्या किया, एक विसर्जन नलिका ली और इन्होंने भी दो प्लेट लगाई, दो इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड और एक एनोड। लेकिन इन्होंने एक थोड़ा सा परिवर्तन किया कि इन्होंने जो कैथोड इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ये क्या था, परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित, छिद्र युक्त, बीच बीच में इसमें छिद्र थे जिसमें से रेज आपकी जा सकती थी। तो यहां पर छिद्रित युक्त इन्होंने क्या किया, एक कैथोड इलेक्ट्रोड लिया और एनोड आपका नॉर्मल था। तो क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज सोर्स प्रवाहित की गई इसमें, ठीक है, 10 से 30,000 वोल्ट की विद्युत धारा जब प्रवाहित हुई तो ये पता चला कि इस कैथोड, जो परफोरेटेड कैथोड है, ठीक है, इनके छिद्र से, एनोड से, ध्यान दीजिए, एनोड से कुछ रेज निकली और इस परफोरेटेड कैथोड से क्रॉस करके इस सामने वाली दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। इसका मतलब एनोड से कुछ रेज आपकी निकली, ठीक है। तो इन रेज को क्या कहा गया, एनोड रेज, ठीक है। ये तो कैथोड रेज है भाई, कैथोड रेज क्या है, क्योंकि कैथोड से निकलती है तो इसको कैथोड रेज आप कह सकते हैं, लेकिन हमें स्पेशली एनोड रेज से मतलब है। तो एनोड से निकलने वाली जो किरणें हैं उनको एनोड रेज कहा गया, या इनको कैनाल रेज भी कहा गया, ठीक है, या इसको पॉजिटिव रेज भी कहा गया, पॉजिटिव रेज, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि ये कहां से आ रही है, एनोड से। एनोड पे चार्ज कौन सा है, प्लस है, एनोड पे प्लस चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या एनोड रेज या गोल्डस्टीन रेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। इतने नामों से इसको पुकारा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपकी एनोड रेज की खोज हुई और
जब इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया गया, ठीक है, मतलब ये जो रेज है आपकी कैनोड रेज या एनोड रेज, तो इसकी भी प्रॉपर्टी सेम वैसे ही थी जैसे कि कैथोड रेज की थी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि ये किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी है और ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं और ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। जो तीन निष्कर्ष, तीन कंक्लूजन वहां से निकला था, वही चीज आपको यहाँ से भी मिला, क्योंकि यहाँ भी वही हाल था, ठीक है, कि इसके पथ में अगर कोई आप पहिया रख दें तो उसको घुमा देता था, ठीक है, अगर कोई वस्तु रखते थे तो उसका शैडो बनता था। और आप देख रहे हैं कि प्लस है माइनस की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने निकल कर आई। सन 1922, ठीक है, 1922 में रदरफोर्ड ने एनोड रेज का अध्ययन किया, ठीक है, और ये पाया कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स धनावेशित कण से मिलकर बनी है और उसी धनावेशित कण को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन, ठीक है। धनावेशित कणों को इन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन कहा। और इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हुई और लास्ट आपका बचता है अब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई उसको देखते हैं। अब आते हैं थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या देखिए, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, ठीक है, तो ये माना जाता था कि जो भी परमाणु है, ठीक है, वह दो ही कण से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने एक सुझाव दिया और उन्होंने ये कहा कि परमाणु में एक तीसरा कण भी विद्यमान है, ठीक है, और तीसरा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा और अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है उसको हम देखते हैं किस तरीके से हुई है खोज उसकी। तो रदरफोर्ड, ठीक है, जो रदरफोर्ड जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने एक सुझाव दिया कि परमाणु में केवल दो ही कण नहीं होते हैं बल्कि एक तीसरा कण भी इसमें होता है जिसका भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। और उन्होंने इसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। इस कण को न्यूट्रॉन कहा। और बाद में रदरफोर्ड का जो ये कथन था, इस कथन को समर्थन दिया किसने? चैडविक ने, ठीक है। तो जब चैडविक आए, जेम्स चैडविक, ठीक है, चैडविक ने ये कहा, ये जो है 1932 की बात है। तो चैडविक ने ये कहा कि कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिन पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर न्यूट्रॉन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया?
बेरिलियम, बेरिलियम पर बेरिलियम की क्रिया किससे करा दी? हीलियम से। ठीक है, हीलियम नाभिक, किसी को अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं किसको? हीलियम नाभिक को। हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। और ये क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम, तो जब बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार की गई तो ये पता चला कि हमें क्या मिल गया? कार्बन और एक आपका न्यूट्रॉन मिला यहां से। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रॉन। तो इन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि जो भी एटम है, ठीक है, जब किसी एटम पर क्या करते हैं आप? अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, बौछार करते हैं, तो एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय चैडविक को दिया जाता है और इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा।